हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम गर्भ निरोधकों के बारे में अर्थात कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये गर्भ निरोधकों की हमारी दूसरी क्लास है। इससे जस्ट पहले वाली क्लास के अंतर्गत भी हमने गर्भ निरोधकों के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बातें की थी। सबसे पहले हमने ये बात की थी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव अर्थात जो गर्भ निरोधक होते हैं वो क्या होते हैं, एक अच्छा गर्भ निरोधक कौन कौन सा होता है, और इसके अलावा गर्भ निरोधक अर्थात कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में कौन कौन सी विधियां हैं या कौन कौन से साधन हैं वो काम में लिए जा सकते हैं। तो यदि हम देखें तो आपको एक चार्ट के द्वारा बताया था कि जो गर्भ निरोधक होते हैं, यदि इनको हम देखें, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम देखें तो इनको अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत डिवाइड किया जा सकता है। जैसे गर्भ निरोधक विधियों में से यदि हम एक के बारे में बात करें तो कुछ होती हैं प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियां और इन प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत हमने 3 विधियां पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? आवधिक संयम। आवधिक संयम। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था बाह्य स्खलन। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? स्तनपान अनावर्तन। ये 3 प्राकृतिक विधियां पढ़ी थी हमने। कहने का मतलब ये गर्भ निरोधक की ऐसी विधियां हैं जिनके अंतर्गत हमें किसी भी बाह्य साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इनके अंतर्गत हम सामान्य तौर पर हमारे शरीर के जनन से संबंधित नॉलेज का उपयोग करते हैं और उसकी सहायता से गर्भावस्था से बचा जा सकता है। हालांकि ये विधियां ऐसी हैं जिनके अंतर्गत इनके असफल होने की संभावनाएं होती हैं वो तुलनात्मक रूप से अधिक होती हैं। तो इनकी एक कमी है विशेष रूप से कि असफल होने की संभावना होती हैं वो अधिक होती हैं। असफल होने की संभावनाएं कैसी होती हैं? अधिक होती हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पे हमने पढ़े थे रोध। रोध या जिन्हें हम कहते हैं बैरियर। रोध या बैरियर, और ये भी हमने पढ़ लिए थे। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे भौतिक अवरोध आते हैं जो कि अंडाणु को शुक्राणु को आपस में मिलने से क्या करते हैं? रोकते हैं। और जब अंडाणु और शुक्राणु होते हैं ये आपस में नहीं मिलते हैं तो उसके कारण से उन दोनों के बीच में निषेचन नहीं होता है, और निषेचन नहीं होता है तो गर्भावस्था से बचा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत पहला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था निरोध, या जिसे हम कहते हैं कंडोम। यह हमने पहला पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था गर्भाशय ग्रीवा टोपी, और तीसरा हमने पढ़ा था शुक्राणु नाशक जेली
क्रीम या फोम, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक तरीका जो हमने पढ़ा था गर्भ निरोधक का, ये प्राकृतिक विधियां और रोध और बैरियर हैं, ये हम पिछली क्लास के अंतर्गत पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां, और रासायनिक जो विधियां होती हैं उसके अंतर्गत कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं या कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनका उपयोग गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है, जिनसे क्या होते हैं कि कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं वो स्रावित होते हैं, और ये रासायनिक पदार्थ होते हैं या तो शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देते हैं, या उसको निष्क्रिय बना देते हैं, या उसको नष्ट कर देते हैं, या फिर जो निषेचन के बाद में जाइगोट बनता है और जाइगोट से जो भ्रूण बनता है उसके आरोपण अर्थात इम्प्लांटेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं। क्योंकि इनसे रासायनिक पदार्थ रिलीज होते हैं, इस कारण इनको रासायनिक विधियों के अंतर्गत काउंट किया जाता है। जिसमें से एक जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था आईयूडी, या जिन्हें कहा जाता है आईयूसीडी, जिसमें विशेष रूप से आपको उदाहरण याद रखना है किसका, कॉपर टीका। इसके अलावा अन्य भी हैं, जैसे हार्मोन वाले के अंतर्गत होते हैं, जैसे प्रोजेस्टार्ट हो गया, LNG-20 हो गया, ये भी आपके आईयूडी या आईयूसीडी के अंतर्गत ही शामिल होती हैं। दूसरी होती हैं इसके अंतर्गत जिन्हें हम कहते हैं गोलियां, या जिन्हें कहते हैं पिल्स, ये भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जिन्हें हम देख सकते हैं वो हो सकते हैं टीके और इम्प्लांट। टीके और इम्प्लांट होते हैं, ये भी रासायनिक विधियों के अंतर्गत ही काउंट होते। और एक विधि जो हमें याद रखना है जिसके अंतर्गत आपातकालीन गर्भ निरोधक होते हैं। आपातकालीन गर्भ निरोधक होते हैं। आपातकालीन गर्भ निरोधक से मतलब हो गया है कि अगर मान लो कि बाई चांस ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो दंपति है या जो जोड़ा है उनके बीच में लापरवाही से मान लो कि असुरक्षित यौन संबंध बन जाता है, या जैसे कोई बलात्कार वगैरह की स्थिति हो जाती है, तो उस वजह से उस गर्भावस्था को रोकने के लिए आपातकालीन गर्भ निरोधक भी काम में लिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत एक तो प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्टेरोजन या प्रोजेस्टेरोन की गोलियां होती हैं, या तो अकेले प्रोजेस्टेरोन की या फिर एस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक क्या होता है, संयुक्त रूप होता है, इन दोनों का संयोजन होता है, वो गोलियों के रूप में लिया जाता है, जो कि प्रभावी होता है यदि संबंध बनाने के 72 घंटे के अंतर्गत लिया जाए। और दूसरा इसके अंतर्गत आईयूडी होता है, वो भी आपका आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये तो हो गए। इसके अलावा एक मेथड और होता है जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं, जिसे हम कहते हैं शल्य क्रिया। जिसे हम क्या कहते हैं, शल्य क्रिया, अर्थात सर्जरी के द्वारा। ये एक परमानेंट गर्भ निरोधक है जिसके अंतर्गत ट्यूबेक्टोमी और वसेक्टोमी है। ये दो विधियां होती हैं जिनको हम पढ़ने वाले। तो ये सारे के सारे हैं अलग अलग प्रकार के गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, जिसमें से हमने प्राकृतिक विधियों को कंप्लीट कर लिया है। ये रोध और बैरियर हैं, इनको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर उनको देख सकते हैं।
इसके अलावा रासायनिक विधियों में हमने आईयूसीडी या आईयूडी है उनको कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें विशेष रूप से हम गोलियों अर्थात पिल्स के बारे में, टीकों के बारे में और ये आपातकालीन के गर्भ निरोधक और शल्य क्रिया के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत हम करने वाले हैं कि रासायनिक विधियों में जो गोलियां होती हैं, जो पिल्स होती हैं, वो कैसे गर्भ निरोधक के रूप में काम में आती हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई। तो गर्भ निरोधक के रूप में हम किसको देखने वाले हैं? पिल्स या गोलियां। देखो, पिल्स या जिन्हें हम कहते हैं गोलियां, ये छोटी छोटी क्या होती हैं? हार्मोन की एक तरीके से टिकिया होती हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि या तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या एस्टेरोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इनका जो संयोजन होता है, इनका जो संयोजन होता है, दोनों को मिक्स करके जो बनाया जाता है, इनको छोटी छोटी गोलियों के रूप में गर्भ निरोधक के रूप में भी काम में लिया जाता है। ये जो गोलियां होती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में पिल्स भी कहते हैं या लोकप्रिय नाम जिनका पिल्स है, उनको लेने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, वो काम में लिए जाते हैं। सामान्य तौर पर जो गोलियां होती हैं जो काम में ली जाती हैं वो होती हैं, वो आपके जो मासिक चक्र होता है, जो मासिक चक्र प्रारंभ होता है उसके दूसरे दिन से या पहले दिन से प्रारंभ की जाती हैं और लगातार 21 दिन तक ली जाती हैं। और उसके बाद में 7-8 दिन का गैप दिया जाता है। कहने का मतलब उसके बाद में 21वें दिन के बाद में नेक्स्ट पीरियड जब शुरू नहीं होता है तब तक वेट किया जाता है और नेक्स्ट पीरियड से वापस इनको कंटिन्यू किया जाता है और लगातार 21 दिन तक इनको लिया जाता है। ये तब तक किया जाता है जब तक कि किसी भी दंपति को गर्भावस्था या बच्चे हैं वो नहीं चाहिए होते हैं, उस समय तक इनको लगातार उपयोग में लिया जाता है। तो क्या होता है भाई, देखो कि जो पिल्स होती हैं वो आपकी प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन होता है। मतलब इस रूप में इनको काम में लिया जाता है। वास्तव में इनके अंतर्गत या तो प्रोजेस्टेरोन होता है या फिर आपका एस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरोन का मिश्रण होता है। इनको छोटी छोटी गोलियों के रूप में लिया जाता है। इनकी गोलियां होती हैं या जिन्हें हम बोलते हैं पिल्स, और इनको मुंह में के द्वारा लिया जाता है। मुंह के द्वारा इनको, जैसे हम सामान्य कोई दवा लेते हैं उसी के समान इनको लिया जाता है। इनका उपयोग कैसे करना होता है अभी आपको बताया है कि जैसे ही मासिक चक्र प्रारंभ हुआ उसके पहले से 5वें दिन तक स्टार्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मली दूसरे दिन से स्टार्ट किया जाता है। तो इनको कैसे लिया जाता है? मासिक चक्र के प्रथम से 5वें दिन के बीच प्रारंभ करते हैं। प्रथम से 5वें दिन के बीच में क्या करते हैं? इनको प्रारंभ करते हैं और लगातार 21 दिन तक लिया जाता है। लगातार 21 दिन तक लिया जाता है। 21 दिन तक ले लिया। अब क्या करना है? अब
जब तक नेक्स्ट पीरियड नहीं आता है, जब तक नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, तब तक गोलियां नहीं लेनी है। इसके बाद अगले मासिक चक्र से इनको पुनः प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट जो भी पीरियड आएगा उसके 21 दिन तक फिर से दोबारा लेंगे। और ये ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक हम ऐसा करते रहेंगे? ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि किसी महिला को गर्भावस्था नहीं चाहिए होती है, तब तक उनको ये गोलियां लेनी पड़ेंगी। ये गोलियां क्या करती हैं? ये गोलियां लगभग वैसा ही असर करती हैं कि या तो शुक्राणु होता है उसको निष्क्रिय बना देती हैं, या फिर क्या करती हैं, देखो ये गोलियां कैसे असर करती हैं। ये गोलियां कैसे असर करती हैं, देखो शुक्राणु को निष्क्रिय या कम क्रियाशील कर देती हैं, या फिर आरोपण को रोकती हैं। आरोपण मतलब इम्प्लांटेशन, भ्रूण के गर्भ में जुड़ने से क्या करती हैं, उसको रोकती। और या फिर क्या कर देती हैं, गर्भाशय जो ग्रीवा होती है उसमें म्यूकस जो होता है म्यूकस के गाढ़ेपन को बढ़ा देती हैं। म्यूकस होता है उसका एक प्लग बन जाता है एक तरीके से, और वो गर्भाशय ग्रीवा को एक तरीके से क्या कर देता है, बंद करे देता है, जिससे शुक्राणु होते हैं ये गर्भाशय अर्थात यूट्रस के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और जब प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो ये आगे अंडवाहिनी में नहीं जाएंगे, और अंडवाहिनी में नहीं जाएंगे तो उससे गर्भधारण से क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो गोलियां होती हैं ये क्या करती हैं, असर करती हैं। तो ये पिल्स या गोलियां थी जो कि गर्भ निरोधक का एक क्या थी, तरीका। अब देखो आपको एक विशेष गोली का नाम याद रखना है। ये जो गोलियां बताई ऊपर पहले की तरफ है, अभी जो आपको गोलियां बताई हैं, पिल्स बताई हैं, ये लगातार 21 दिन तक लेनी होती, ये लगातार 21 दिन तक लेनी होती हैं। लेकिन एक गोली का नाम जो आपको याद रखना है, और ये बार बार पूछा जाता है, जिस गोली का नाम होता है सहेली। एक गोली होती है जिसका नाम होता है सहेली, और ये सहेली है, ये भी एक गर्भ निरोधक क्या है, गोली। सहेली है वो भी एक क्या है, गर्भ निरोधक गोली है। लेकिन ये एक ऐसी गर्भ निरोधक गोली है जिसको रोजाना लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको सप्ताह में यदि एक बार लिया जाए तो भी गर्भधारण से बचा जा सकता है। तो याद रखना है कि इस गोली को रोज नहीं लेना होता है, सप्ताह में एक बार ही लेना पड़ता है। यह लगातार 21 दिन तक लेनी पड़ रही थी, इसको देखें तो सप्ताह में केवल एक बार। यह गोली है एक इंस्टीट्यूट ने विकसित की है जिसका नाम है CDRI लखनऊ। किसने विकसित की है, CDRI लखनऊ के द्वारा इस गोली को विकसित किया गया है।
CDRI का मतलब हो गया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और लखनऊ में ये स्थित है। इसने इस सहेली नामक गोली का क्या किया है, विकसित किया, इसका निर्माण किया। तो आपसे पूछ ले कि सहेली क्या है। क्या आपको पता है कि गर्भ निरोधक के रूप में काम में ली जाने वाली जो सहेली नाम की गोली है वो क्या है? तो सहेली नाम की जो ये गोली है, ये एक विशेष प्रकार की गोली है जो कि केवल और केवल सप्ताह में एक बार लेने की आवश्यकता होती है, और जिससे वो महिला है वो अनचाहे गर्भ से बच सकती है। ये जो गोली है ये लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है CDRI अर्थात सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित की गई है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारी हो गई हैं गोलियां या पिल्स जो कि गर्भ निरोधक के रूप में काम में आती हैं। अब इसके बाद में गोलियां, और इसके बाद में हमें याद रखना है नेक्स्ट टीके एवं इम्प्लांट। टीके और इम्प्लांट होते हैं, ये भी गर्भ निरोधक के रूप में काम में लिए जाते। अब ध्यान से सुनने की बात यह है कि ये भी कुछ अलग है नहीं, ये भी कुछ अलग है नहीं। अलग कैसे नहीं है? क्योंकि ये जो टीके हैं जिन्हें हम बोलते हैं वैक्सीन, ये भी वास्तव में प्रोजेस्टेरोन या एस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, संयोजन होता है। या जो इम्प्लांट होता है ये एक छोटा सा एक ऐसा आप मान लो साधन है जिसको त्वचा के नीचे लगाया जाता है, और ये जो इम्प्लांट है इससे थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे करके एस्टेरोजन प्रोजेस्टेरोन का संयोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या होता रहता है, निकलता रहता है। और जिसके कारण से ये क्या करता है कि लंबे समय तक गर्भ निरोधक के रूप में काम में आता है, लंबे समय तक ये अनचाहे गर्भ को रोकता है। तो इसको या तो टीके के रूप में काम में ले सकते हैं, गोली के रूप में पीछे बता ही दिया है, इम्प्लांट के रूप में इसको एक ऐसी डिवाइस है जिसको स्किन के नीचे लगाया जा सकता है, और वो भी क्या रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है, जिससे गर्भ से बचा जा सकता है। तो इसको भी हम देख सकते हैं कि जो टीके होते हैं ये आपकी वही बात है, प्रोजेस्टेरोन या फिर आपके प्रोजेस्टेरोन एस्टेरोजन का संयोजन होते हैं, और इनको किस रूप में काम में लिया जाता है, टीके के रूप में काम में लिया जाता है। इनको या तो टीके के रूप में लगाया जाता है, काम वैसे के वैसे ही करते हैं जैसे गोलियां करती हैं। इसके अलावा इनको इम्प्लांट के रूप में त्वचा के नीचे लगाया जाता है। और ऑब्वियसली बात है अगर इम्प्लांट लगा रहे हैं तो हम तो काट के लगाएंगे नहीं भी स्किन के नीचे। कोई डॉक्टर होगा वो उसको थोड़ा सा चीरा लगाकर उसको स्किन के नीचे क्या कर देता है, फिटे कर देता है, और उससे फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये प्रोजेस्टेरोन या एस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो संयोजन होता है वो रिलीज होता रहता है, और वो किस रूप में कार्य करता है, गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। तो ये हो गए हमारे टीके और इम्प्लांट। तो ये अभी तक जो हमने पढ़ी हैं ये सारी की सारी रासायनिक विधियां मानी जाती हैं। कौन सी विधियां मानी जाती हैं, रासायनिक। रासायनिक में हमने एक पढ़ लिया आईयूडी, एक पढ़ लिया हमने पिल्स अर्थात गोलियां, और एक इसके अलावा हमने पढ़ ली है टीके या इम्प्लांट। अब इसके बाद में हमने कुछ नाम बताए थे, हालांकि पहले ही बता दी हैं। कुछ आपातकालीन आपके कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी वास्तव में ऐसा ही होते हैं।
आपातकालीन गर्भ निरोधक। आपातकालीन गर्भ निरोधक होते हैं, इसके अंतर्गत या तो कुछ गोलियां आती हैं। आपातकालीन गर्भ निरोधक होते हैं जो ऐसे समय पर काम में लिए जाते हैं कि जिस समय या तो ऐसी कोई स्थिति हो जाए कि जैसे बलात्कार जैसी स्थिति हो जाए और उस स्थिति में काम में लेना हो, या फिर ऐसी स्थिति हो जाए कि किसी दंपति है या किसी जोड़े ने असुरक्षित रूप से यौन संबंध बना लिया, लेकिन अब उन्हें वो प्रेगनेंसी है, वो गर्भ है, वो नहीं चाहिए, तो उस स्थिति में उनको काम में लिया जाता है। और ऐसा काम में लेने के लिए इन आपातकालीन साधनों का उपयोग है वो संबंध बनाने के 72 घंटे के भीतर भीतर किया जाना चाहिए। तो यदि मैं यहां पर बात करूं, आपातकालीन स्थिति, और आपातकालीन स्थिति का मतलब जैसे बलात्कार हो गया या असुरक्षित यौन संबंध जो कि लापरवाही पूर्ण बना लिए गए हैं, उन स्थिति में इनको काम में लिया जाता है। और ये जो गर्भ निरोधक हैं ये 72 घंटे के अंदर काम में लिए जा सकते हैं। 72 घंटे के अंदर इनको काम में लिया जा सकता है। इसमें हम उदाहरण देखें तो एक तो वही है, कुछ गोलियां होती हैं जिनमें प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का संयोजन होता है। वो हालांकि उनका कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है, लेकिन उनका वास्तव में क्या होता है, संयोजन ही होता है। तो एक तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन या फिर किस रूप में लेते हैं, गोलियों के रूप में लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है, कहने का मतलब जैसे बलात्कार जैसी स्थिति हो जाती है या किसी दंपति के बीच में असुरक्षित रूप से लापरवाही पूर्वक यदि संबंध बन जाते हैं, लेकिन उनको बच्चा होता है वो नहीं चाहिए होता है, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, तो उस स्थिति में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो काम में लिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ गोलियां होती हैं जिनमें वास्तव में प्रोजेस्टेरोन या एस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन होता है। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा अनवांटेड 72, इस नाम से एक टेबलेट्स आती है, या फिर कुछ आईयूडी होती है वो भी इस रूप में काम में ली जाती है। कुछ आईयूडी होती हैं वो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में काम में ली जाती। तो दोस्तों अभी तक जो हमने देखा है वो आपके अलग अलग तरीके के गर्भ निरोधक, अलग अलग तरीके कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, उनको हमने देखा है। अब लास्ट के अंतर्गत हम एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव देखने वाले हैं जो शल्य क्रिया अर्थात सर्जरी के रूप में होता है। तो लास्ट में जो कॉन्ट्रासेप्टिव हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं शल्य क्रिया। देखो नाम से पता चल रहा है शल्य क्रिया का मतलब हो गया सर्जरी की सहायता से। अब इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत वास्तव में पहली बात तो यह ध्यान रखना होता है कि यह विधि है ये तभी काम में ली जाती है किसी दंपति के द्वारा जब उनको आगे अब बच्चे नहीं चाहिए होते हैं। उस स्थिति में उनको ऑपरेशन करवाना पड़ता है या शल्य क्रिया करवानी पड़ती है। और उस स्थिति में करते क्या है,
यह शल्य क्रिया पुरुष भी करवा सकता है और महिला भी करवा सकती है। इन्हें सामान्य भाषा के अंतर्गत नसबंदी या फिर बंदेकरण अर्थात स्टरलाइजेशन कहते हैं। इनके अंतर्गत करते क्या हैं कि या तो महिला होती है, उस महिला की जो अंडवाहिनी होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, उसमें क्या करते हैं, उसको काटकर बांध देते हैं ऑपरेशन की सहायता से एक चीरा लगाकर। या फिर जो पुरुष होते हैं उनके जो अंडकोश होते हैं उनके अंतर्गत एक चीरा लगाते हैं छोटा सा, और जो शुक्रवाहिनी होती है उसको काटकर बांध देते हैं। जिसके कारण से क्या होता है, अगर पुरुष में की गई है तो उसमें क्या होता है कि जो शुक्राणु बनता है वृषण में, लेकिन वो पहुंचे नहीं पाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। और यदि महिला में की गई है तो क्योंकि ट्यूब को काट दिया गया है, फेलोपियन ट्यूब को, तो जो अंडाणु है, जो अंडाशय से रिलीज होता है, वो शुक्राणु से नहीं मिल पाता है और इस प्रकार से गर्भावस्था से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में काम में लिया जाता है। तो जो शल्य क्रिया है, इसे देखो, इसे बंदेकरण भी कहते हैं अर्थात स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, या फिर सामान्य भाषा में कहते हैं नसबंदी। सामान्य भाषा में इसे क्या कहा जाता है, नसबंदी भी कहा जाता है। यह तरीका कब काम में लेना होता है, जब किसी दंपति को भविष्य में बच्चे चाहिए ही नहीं, या तो भाई उनको जितने चाहिए थे उतने हो गए और अब आगे चाहिए नहीं, या कोई और स्थिति भी हो सकती है, तो उस स्थिति में इनको काम में लिया जाता है। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है। या तो महिला करवा सकती है या पुरुष करवा सकता है। दंपति में से किसी एक को करवाना होता है। अब देखो इसका यदि हम एक डायग्राम देखें, देख लो भाई, ये यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये महिला और पुरुष नसबंदी को दर्शाया हुआ है। यदि हम पुरुष नसबंदी के बारे में बात करें तो पुरुष नसबंदी में करते क्या हैं कि जो टेस्टिस होते हैं, जो अंडकोश होते हैं, उनमें एक छोटा सा चीरा लगाते हैं और जो शुक्रवाहिनी होती है, ये जो दोनों शुक्रवाहिनी होती हैं, इनमें चीरा लगाकर उनको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। जिसके कारण से वृषण में जो भी शुक्राणु बनते हैं वो अब बाहर नहीं निकल पाते हैं। और पुरुषों में जो शुक्रवाहिनी को काटकर उसको बांधा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वासेक्टोमी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, वासेक्टोमी कहा जाता है। हिंदी में इसे हम कहते हैं शुक्र वाहक उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन, या जिसे कहा जाता है वासेक्टोमी। यह आपसे पूछा जा सकता है कि पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी या वासेक्टोमी, तो इसे कहा जाता है वासेक्टोमी। कैसे भाई, देखो इंग्लिश में जो हमारी शुक्रवाहक होती है उसे हम बोलते हैं वासा डेफरेंशिया। तो इस कारण, क्योंकि हमने इसको काट दिया है, तो इस कारण इसको बोल दिया है वासेक्टोमी अर्थात शुक्रवाहक उच्छेदन। यदि ये महिला के लिए की जाती है तो महिला में क्या होती है कि जो अंडवाहिनी होती है, इस अंडवाहिनी को काटकर इसको बांध दिया जाता है। और यदि अंडवाहिनी को काटा गया है, महिला में नसबंदी करवाई गई है, तो इसे क्या बोलते हैं, हमें ट्यूबेक्टोमी। इसे क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। या इसे हम बोलेंगे
अंडवाहिनी उच्छेदन, अर्थात अंडवाहिनी को काट दिया। अब जो भी अंडाशय से अंडाणु निकलेगा वो आपका आगे जा ही नहीं पाएगा, एक तरीके से यहां पर रह जाएगा। अब निषेचन के लिए तो शुक्राणु को यहां से यहां आना पड़ेगा। अब ट्यूब को पहले ही काट दिया है तो शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेगा ही नहीं, और शुक्राणु अंडाणु तक जब पहुंचेगा ही नहीं तो उनमें निषेचन की संभावनाएं हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और इस प्रकार से ट्यूबेक्टोमी होती है और वासेक्टोमी होती है, वो आपकी परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में काम में ली जाती है। लेकिन इसका उपयोग तभी किया जाता है कि जब किसी दंपति को भविष्य में बच्चे नहीं चाहिए होते हैं। इस कॉन्ट्रासेप्टिव का यदि उपयोग कर लिया तो इसके बाद में पुनः स्थिति में लाना इसको बहुत मुश्किल होता है। पहले वाली स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। बहुत रेयर कंडीशन होती है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर कुछ देखा जाता है, लेकिन सामान्य स्थिति में लाना उतना भी आसान है नहीं। तो ये था हमारा एक तरीका जिसे हम बोलते हैं शल्य क्रिया। ये आपको बता ही दिया है कैसे कैसे काम में लेना होता है। महिला भी काम में लेती हैं, पुरुष भी काम में लेते हैं, यानी बंदेकरण या नसबंदी भी कहते हैं। तो ये हमने अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में देख लिया है। यहां पर हमने बहुत अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव देखे हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के गर्भ निरोधक देखे हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव काम में लेना है वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी को पता नहीं चलता है कि हमें कौन सा गर्भ निरोधक काम में लेना चाहिए, हमारे लिए कौन सा गर्भ निरोधक बढ़िया हो सकता है, तो उसके लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं, या फिर किसी स्वास्थ्य पेशेवर जैसे डॉक्टर या नर्स से आप क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा गर्भ निरोधक है आपकी स्थिति के अनुसार लेना चाहिए। तो जैसे मान लो कि कोई ऐसी कंडीशन होगी कि लापरवाही पूर्वक कोई संबंध बन गया, तो उस स्थिति में ऐसे तो थोड़ी है कि ऑपरेशन करवा लेंगे सीधे जाकर ही, तो फिर वो तो काम करेगा ही नहीं। तो वो अलग बात है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से वो गर्भ निरोधक काम में लिया जाता है। हालांकि ये गर्भ निरोधक की विधियां हैं, ये प्राकृतिक विधि है, जो जनन की प्राकृतिक विधि है इसके विरुद्ध होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मजबूरी होती है कि विवश होकर इनका उपयोग करना पड़ता है। जैसे वो हो सकता है कि आपको आगे बच्चे नहीं चाहिए हो, या जैसे कोई इमरजेंसी की कंडीशन हो गई है, या आपको दो बच्चों के बीच में गैप चाहिए होता है, तो इन स्थिति में इनको काम में लेना पड़ता है। हालांकि ये जो प्रक्रियाएं हैं इनके साइड इफेक्ट होते हैं, कम होते हैं, लेकिन फिर भी इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी आना, या कई स्थिति में थोड़ा बहुत खून का रिसाव होता है वो भी हो सकता है, बुखार भी आ सकता है। तो इन सारी स्थितियों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सब कुछ हमने देख लिया। यदि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमने काम में लिए हैं उनको एक डायग्राम में हम देखना चाहें, एक ही जगह पर देखना चाहें कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कैसे कैसे काम में आता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। देखो, ये यहां पर आपकी एक ऐसी इमेज दिखाई गई है कि यहां पर सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, सारे के सारे गर्भ निरोधक हैं, वो एक जगह बताए हुए हैं। यदि हम देखें कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो काम में लिए जाते हैं, तो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव आर द मेथड्स और डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अर्थात कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक का मतलब यह होता है कि या तो ये कुछ ऐसे मेथड होते हैं अर्थात विधियां होती हैं, या कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनका उपयोग होता है वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है। जिसमें से पहला तरीका है नेचुरल मेथड अर्थात प्राकृतिक विधियां, जिसके अंतर्गत देखा गया है पीरियोडिक एब्स्टेंस अर्थात रिदमिक मेथड होता है, और इसके अंतर्गत आवधिक संयम जो आपको बताया था, कहने का मतलब पीरियड आने के 10वें से लेकर 17वें दिन संबंध बनाने से बचा जाता है। फिर दूसरा है बेसल बॉडी अर्थात टेम्परेचर मेथड,
टेम्परेचर को मेंटेन करके, या सर्वाइकल म्यूकस मेथड भी, सर्वाइकल म्यूकस है उसकी थिकनेस कैसी है। इसके अलावा आपको लैक्टेशन एमनोरिया के बारे में बताया कि मतलब जब तक माता होती है वो बच्चे को, नवजात बच्चे को दूध पिलाती है, उस समय तक मासिक चक्र होते हैं वो नहीं होते हैं, और जिसके कारण से अंडोत्सर्ग नहीं होता है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे के जन्म से कब तक प्रभावी होती है? 6 महीने तक प्रभावी होती है। या फिर बाह्य स्खलन होता है, वो भी आपका प्राकृतिक विधियां ही होती हैं। दूसरी यहां पर बैरियर मेथड, अर्थात रोध या बैरियर जिन्हें हम कहते हैं वो भी काम में ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत कंडोम होते हैं। जैसे मेल कंडोम हो गया, मतलब पुरुष के लिए हो गया, फीमेल कंडोम हो गया, कहने का मतलब हो गया महिला के लिए। इसके अलावा डायफ्राम, हाँ ये डायफ्राम भी होता है, एक डायफ्राम में होता है। सर्वाइकल केप हो गई। इसके अलावा शुक्राणुनाशक क्रीम्स वगैरह हो गई, फोम वगैरह हो गए, ये सारे के सारे आपके बैरियर मेथड के अंतर्गत काम में आते हैं। इसके अलावा हार्मोनल मेथड, हार्मोनल मतलब जिनमें हार्मोनल का संयोजन काम में लिया जाता है, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मुंह के द्वारा जो गोलियां ली जाती थी वो वाली, जो 21 दिन तक लगातार लेनी होती हैं। या फिर टीके के रूप में कॉन्ट्रासेप्टिव, यही हार्मोन लेते हैं टीके के रूप में। ये ट्रांसडर्मल पेच, पेच होते हैं। पेच का मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी कुछ डिवाइस सा होता है जिसको स्किन पर लगा लिया जाता है, तो ये पेच होते हैं। वेजाइनल रिंग भी आती हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा इम्प्लांट्स वगैरह भी इसके अंतर्गत आते हैं। एक होती है हमारी आईयूडी। आईयूडी आपको बताइए इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये भी केमिकल सिक्रेट करती हैं, जिसमें से कॉपर आईयूडी अर्थात नॉन हार्मोनल, जिनसे हार्मोन नहीं सिक्रेट होता है बल्कि क्या सिक्रेट होता है? कॉपर। तो ये जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कॉपर टी या मल्टीलोड कॉपर टी। एक होती है हार्मोनल, जिसमें एलएनजी आपको बताया था, LNG-20, तो ये आपकी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है, आईयूडी होती हैं। इसके अलावा परमानेंट मेथड होता है। परमानेंट मेथड का मतलब जो शल्य क्रिया वाला आपको बताया था, जिसे स्टरलाइजेशन या बंदेकरण भी कहते हैं, जिसमें वेसेक्टोमी करते हैं जो पुरुष के लिए काम में ली जाती है, या जिसे पुरुष नसबंदी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी काम में लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फीमेल स्टरलाइजेशन अर्थात महिला नसबंदी कहते हैं। और इसके अलावा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, वो भी काम में लिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत या तो जैसे इमरजेंसी गोलियां होती हैं वो काम में ली जाती हैं, इमरजेंसी पिल, जैसे आपने नाम सुना होगा अनवांटेड 72, जो 72 घंटे के अंतर्गत ली जाती है। यहां लेवेनोगेस्ट्रियल नाम के पिल्स का नाम लिखा हुआ है। और इसके अलावा कॉपर आईयूडी है, यह भी इमरजेंसी के रूप में काम में ली जा सकती है। हालांकि इसमें 5 दिन लिखा है, लेकिन विशेष रूप से 3 दिन अर्थात 72 घंटे के अंतर्गत इसको काम में लिया जाना चाहिए। अब कौन से व्यक्ति को कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव का उपयोग करना चाहिए, यह चॉइस है। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिपेंड्स ऑन एज। भाई कौन सा चॉइस या कौन सा काम में लेना चाहिए, ये उम्र के ऊपर भी निर्भर करता है, उसके स्वास्थ्य के ऊपर भी निर्भर करता है, उसकी समझ के ऊपर भी निर्भर करता है, साइड इफेक्ट्स के ऊपर भी निर्भर करता है, और एक व्यक्तिगत आपको प्रेफरेंस के ऊपर भी, इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, आपको कौन सा चाहिए उसके ऊपर भी निर्भर चाहिए। मान लो आपको बच्चों के बीच में गैप चाहिए, तो फिर ये वाला काम में नहीं लोगे। कंसल्ट डॉक्टर फॉर एडवाइस, आप इसके लिए डॉक्टर से क्या ले सकते हैं? एडवाइस ले सकते हैं कि मेरे को कौन सा काम में लेना चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव थे जो आपको बता दिए गए। तो ये जो हमारा गर्भ निरोधक वाला टॉपिक था, ये हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें हैं, ये आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई समस्या रहती है, कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। और भाई आप वीडियो को देखते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं देखते हैं, और पूरा देखते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी लोगों तक ये वीडियो हैं ये पहुंचते रहें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।